हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। और क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में बच्चों आज का हमारा फिर से एक नया लेक्चर आ चुका है जिसमें हम बात करेंगे ईथर की रासायनिक अभिक्रियाएं। इसके पहले जो हमने चर्चा किया था ईथर बनाने की विधि, उसमें कंप्लीट मैंने कराया था और आज ईथर की रासायनिक अभिक्रियाएं कराऊंगा और इसमें जितने भी महत्वपूर्ण रिएक्शन है उसे कराऊंगा। आज पहला जो हमारा रिएक्शन है ईथर का जल अपघटन। ईथर सबको पता है कि ऑक्सीजन के साथ दो कार्बन युक्त हमारा एलिफेटिक या एरोमेटिक कोई भी श्रृंखला जुड़ जाए, ऑक्सीजन के साथ दोनों साइड, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है तो 2 ही बंध बना सकता है, और दोनों यदि कार्बन के साथ हो जाए यानी 2 कार्बन उसके साथ श्रृंखला जुड़ा हो अर्थात एलिफेटिक या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जुड़े हो तो वो ईथर कहलाता है। चाहे एरिल हो, चाहे एलिफेटिक हो, एल्किल हो, जो भी हो, है ना। ऑक्सीजन के साथ दोनों एल्किल ग्रुप हो सकते हैं, एरिल ग्रुप हो सकते हैं, एलिफेटिक, एरोमेटिक, कुछ भी हो तो वो हमारा ईथर कहलाता है। और जल अपघटन मतलब जल के साथ क्रिया कराएंगे तो जल का अणु टूटेगा तो जल अपघटन करेगा। अच्छा, इसका जो जल अपघटन कराएंगे तो प्यारे बच्चों तनु H2SO4 के साथ गर्म करेंगे, यानी हमारे पास H2SO4 एक उत्प्रेरक की भांति है जो कि तनु है, मतलब यहां पर सांद्र नहीं यूज करेंगे। सांद्र के साथ भी हम कराएंगे लेकिन सांद्र के साथ कराने पर कुछ और यौगिक बनता है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। जब दाब की उपस्थिति में, मतलब कुछ दाब होना चाहिए, ईथर को तनु H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तो ईथर एल्कोहल में जल अपघटित हो जाता है, मतलब एल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है। तो हमारे पास है ईथर, और ईथर का पहचान क्या है बच्चों, यदि हमारे पास 2 एल्किल ग्रुप है और ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है तो हमारा ईथर कहलाता है। जल अपघटन मतलब HOH, और किसके उपस्थिति में हो रहा है, वो है तनु H2SO4, तनु H2SO4। अब देखो बच्चों सिंपल है, कुछ भी नहीं। यदि आपको यहां से तोड़ना है तो यहां से तोड़ दो, या इस ऑक्सीजन और R के बीच बंध तोड़ दो, आप जो चाहो कर सकते हो। मैं मान लो यहां से तोड़ता हूं, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, और इसको यहां से तोड़ता हूं तो ये पहला वाला जो भाग है, ठीक है, वो H से क्रिया करके क्या बनाएगा, ROH, है ना। और ये दूसरा R और OH, तो ROH मतलब 2 ROH बना लिया। तो अब देखो जरा, ये क्या एल्कोहल है, जी हां बिल्कुल एल्कोहल है। इसके जगह कुछ ऐसा यौगिक लो जिसका नाम ले सकें, जैसे हम यहां पर ले लेते हैं C2H5O, इसका नाम बताओ सर, तो इसका नाम है 2 एथिल है तो डाई एथिल ईथर। क्या है, डाई एथिल ईथर। अच्छा, जब बच्चों इसको मैं जल अपघटन कराता हूं HOH मतलब H2O है, तनु H2SO4, क्या तनु H2SO4, तो फिर क्या होगा देखो जरा, यहां से टूटेगा बच्चों और H इसके साथ जुड़ जाएगा तो क्या बनाएगा, C2H5OH हो जाएगा। यहां भी C2H5 है, इस OH से जुड़ करके 2 अणु बन जाएंगे एथिल एल्कोहल के। तो ये मेरा डाई एथिल ईथर से एथिल एल्कोहल बन गया। समझ रहे हैं, ईथर के जल अपघटन में यदि कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि ईथर से एल्कोहल बनाओ तो आप ये रिएक्शन दे सकते हो, या डाई एथिल ईथर से एथिल एल्कोहल या एथेनॉल, तो फिर आप ये रिएक्शन दे सकते हो। इसका नाम है एथॉक्सी एथेन भी कह सकते हो, IUPAC नोमेनक्लेचर में एथॉक्सी एथेन। एथॉक्सी एथेन से एथेनॉल बनाना है तो ये जल अपघटन आप कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन यहीं पे यदि हमारे पास देखो ये जो तनु H2SO4 था, लेकिन इसका यदि कंडीशन हम चेंज कर दें कि दाब की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, दाब की उपस्थिति में तनु की जगह क्या हो जाए, सांद्र, क्या हो जाए, सांद्र H2SO4, तनु की जगह क्या हो जाए, सांद्र H2SO4 से क्रिया, दाब की उपस्थिति में सांद्र H2SO4 से क्रिया करके एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। चलो इसका क्रिया करा दूं, थोड़ा सा यहां पर उत्प्रेरक चेंज हो चुका है, मतलब यहां पर हमारे पास तनु नहीं है, हमारे पास मान लीजिए यहां पे C2H5O
C2H5 है, ठीक है। ये जल अपघटन करेगा, ठीक है, लेकिन हमारे पास क्या है, इस पार H2SO4 सांद्र है, कंसंट्रेटेड है, ठीक। तो आप इसको ऐसा कुछ करें कि H2SO4 को कैसे लिख सकते हो, HSO4, H2SO4 को ऐसा आप लिख लो, ठीक है। तो देखो क्या बनाएगा, इसको यदि आप यहां से तोड़ोगे बच्चों तो यहां से टूट सकता है, सही बात है। इसको आप यहां से तोड़ोगे तो ऐसा टूट सकता है, तो क्या बनेगा यहाँ पे C2H5 और ऑक्सीजन है बच्चों, ऑक्सीजन के साथ H जुड़ जाएगा तो OH हो गया। लेकिन प्लस में ये हमारे पास क्या है, C2H5, तो ये हो गया हमारा एथिल, ठीक है। यहां पर एक H है, SO4, हाइड्रोजन सल्फेट। यही चीज तो है कि जब हम सांद्र H2SO4 का प्रयोग करते हैं तो स्वयं H2SO4 क्रिया कर लेता है और बनाता क्या है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। क्या है ये, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। इस प्रकार से हम इसका जल अपघटन करा सकते हैं। तो स्वयं जो हमारा H2SO4 है ये क्रिया कर लेता है। अगला रासायनिक अपक्रिया हमारा PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ क्रिया, ठीक। चलिए, PCl5 सबको पता है और हमने आपको एल्किल हैलाइड में भी बताया था कि PCl5 और PCl3 के साथ क्रिया कराया था। उम्मीद करता हूँ आप लोग शायद देखे होंगे, और नहीं देखें तो कोई बात नहीं भाई साहब, अभी जो देख रहे हैं वो तो आप समझो। चलो, ठंडे PCl5 में कोई क्रिया नहीं होती, मतलब ईथर की क्रिया यदि हम ठंडे अवस्था में, यानी हमारा PCl5 नॉर्मल हो, ठंडा हो, तो फिर क्रिया नहीं होगी। लेकिन थोड़ा सा यदि उसे गर्म कर दें तो अभिक्रिया होती है। और कैसे अभिक्रिया होती है, बंध टूटेगा। कैसे बंध टूटेगा अभी आप समझते हो। यहाँ पे हमारे पास है ईथर। ईथर का मतलब ऑक्सीजन परिवार है हमारे पास, ऑक्सीजन, और इसके साथ बच्चों क्या जुड़ा है, कोई दो एल्किल ग्रुप जोड़ दो यार, ईथर बन जाता है। इसको हम गर्म करेंगे, गर्म अवस्था में होता है। तो यदि मैं कुछ इसको इस प्रकार से लिख दूं ताकि आप समझ सको कि PCl5 है तो PCl3 और 2 Cl और है तो PCl5 कहलाता है, ठीक। जब इसको हम गर्म करते हैं, क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो देखिए ये जो हमारा Cl है ये बंध टूटता है बच्चों इस प्रकार से, और ये टूटेगा। अब क्या बनाएगा, देखो जरा, ये हमारा C2H5 दिख रहा है Cl के साथ, तो ये C2H5Cl, तो 2 अणु हो गया एथिल क्लोराइड का। अब क्या बचा, ये फास्फोरस बचा, तो POCl3, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। क्या, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। तो ये गर्म हम कर रहे हैं तभी अभिक्रिया संपन्न होगी। आप सोचो कि साधारण यदि हम डाई एथिल ईथर में फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को मिला दें तो ये संभव नहीं है। इसको हमको गर्म करना पड़ेगा तभी ये अभिक्रिया संभव होगी, तभी ईथर की अभिक्रिया PCl5 से होगी। तो PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया कराना है तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा। गर्म करेंगे तो हमें मिल जाएगा क्या भाई साहब, ये क्या है, एथिल क्लोराइड। क्या, एथिल क्लोराइड। और POCl3 फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। क्या है बच्चों, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। अब यदि हम ईथर को जला दें तो क्या होगा, इसी का हम रासायनिक गुण में ज्वलन पढ़ते हैं। ज्वलन मतलब यदि जला दिया जाए तो क्या होगा, तो भाई साहब जब ईथर जो है अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ है, जब ये जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बनाता है। तो सिंपल है, कोई भी आप ईथर ले लो, जैसे हम बात करते हैं C2H5O, C2H5O, है ना, मतलब हमारे पास इसका नाम बताओ क्या है, ज्वलन मतलब गर्म करना, या आप लिख दो ज्वलन। तो क्या बनेगा आप ही बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। कितने कार्बन है, 4, तो 4 CO2 लिख दो, है ना। और H2O हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों, 5 5 10, तो 5 का मल्टीप्लाई कर दो, बस सिंपल है। मतलब किसी भी आप, जैसे मान लीजिए कोई भी आप ईथर का समूह ले लो, जैसे हम यहाँ पे डाई एथिल ईथर लिए थे, इसके जगह डाई हम मेथिल ईथर ले लें। जैसे यहाँ पर ले लेते हैं CH3 और ऑक्सीजन CH3, इसका क्या कराएं, ज्वलन। ज्वलन मतलब जलाएं, ठीक है, ये ज्वलन ऐसा आधा जा है। तो 2 कार्बन है तो 2 CO2 बना लेगा, है ना। ज्वलन भाई, ऑक्सीजन को कहां से पागे, तो जितना चाहो ऑक्सीजन ले सकते हो, ठीक है, जितना चाहो। ज्वलन में क्या होता है, ऑक्सीजन,
तो यहाँ पर मैं ऑक्सीजन लिख देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओ कि सर ऑक्सीजन की वैलेंसी सही नहीं हो रही, आप कहाँ से करा दे रहे हैं। तो ऑक्सीजन ले सकते हो जितना चाहो। ओके, तो यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 और 3 कितना होंगे 6, तो 3 दूना 6, 3H2 ये हो गया मेरा। सिंपल है, कार्बन डाइऑक्साइड पानी बनाता है। और लिखना चाहे तो लिख लो ना भाई साहब, कुछ इस प्रकार से ले लो, एक साइड आप CH3 ले लो, ऐसा हो सकता है, एक साइड C2H5 ले लो। अब क्या बनाएगा, बड़ा समस्या हो गया, तो 3 CO2 बनाएगा, है ना, और 5 3 8 तो 4 H2O बनाएगा। भैया ज्वलन करा रहे हैं, ज्वलन, और O2 तो भरमार है, जितना ऑक्सीजन जलाएंगे तो ऑक्सीजन की उपस्थिति पे ही जलेगा, बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति पे तो जलेगा नहीं। तो जब भी हम ईथर को जलाते हैं तो अत्यंत ज्वलनशील है, और ये भाई साहब जल करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाता है। सिंपल है, ज्वलन समझ में आ गया। ज्वलन मतलब जलाना, तो ईथर को जलाएंगे तो क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिलता है। अगला नंबर देखिए, निर्जलीकरण। निर्जलीकरण का मतलब क्या होता है, जल के अणु का टूटकर निकलना। जल अपघटन में क्या होता है बच्चों की जल के साथ ही क्रिया होती है। हाइड्रोजनीकरण दिया गया तो हाइड्रोजन का जुड़ना, और यदि बेहाइड्रोजनीकरण हो गया तो हाइड्रोजन का निकलना, अपचयन हो गया तो हाइड्रोजन का जुड़ना। अब निर्जलीकरण मतलब जल के अणु का टूटकर निकलना। निर्जलीकरण, नि शब्द आ गया मतलब निकल रहा है, समझ रहे हो। तो जलीकरण यदि आ जाए, जलीकरण तो कभी आता नहीं हो, हमेशा जल अपघटन आता है, लेकिन निर्जलीकरण में जल के अणु का टूटकर निकलना, मतलब हम जब भी ईथर लेंगे इसमें निर्जलीकरण होगा तो H2O बाहर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो हम कोई भी ईथर ले लें, हम हमेशा एक इजी सा ईथर लेते हैं, जैसे डाई एथिल ईथर, सब में यही रिएक्शन कराते हैं, कोई दिक्कत नहीं, C2H5O C2H5, ठीक है। अब यहां से निर्जलीकरण होगा, सिंपल है, निर्जलीकरण होगा यानी H2O बाहर हो जाएगा, ठीक। अब बताओ, यहां से एक H ले लो, एक H यहां से ले लो, ठीक है, आप ले सकते हो, और एक ऑक्सीजन यहां से ले लो, तो क्या बनाएगा, H2O बाहर हो गया, ऑक्सीजन तो चला गया, ऑक्सीजन चला गया, सिंपल है। हमारे पास कितने कार्बन बचेंगे, 4 कार्बन। तो यदि मैं आपसे कुछ इस प्रकार से कहूं, इसके अलग से मैं समझा दूं कि भाई साहब जब यहां पे बचे CH3, है ना, तो C2H3 कभी हो नहीं सकता, सिंपल है, C2H3 हो नहीं सकता, ध्यान रखो आप, ठीक है। तो यदि यहाँ पे C2H2 कर दूं और यहाँ पर C2H2, तो क्या सही है, एक बार इसका बैलेंस चेक करो, तो C और C और एक H और एक H, ऐसा कभी हो सकता है क्या, संभव है। मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूँ, C और C, H और H कभी संभव है, नहीं हो सकता संभव। तो फिर आप यहाँ भी डबल बॉन्ड लगाओ, है ना, यहाँ भी, तो ऐसा संभव नहीं हो सकता। ये तो फिर ट्राई आपका है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो एक काम करो, इसको ऐसा बना सकते हो, यदि मैं कह दूं CH2 डबल बॉन्ड CH2 और 2 कार्बन है, इसलिए भैया मैं यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, तो सिंपल आपका, है ना, एथीन बन गया, 2 कार्बन तो एथीन, क्या, एथीन, ठीक है। अब ये जो है उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया होती है, वो भी एल्यूमिना। एल्यूमिना का सूत्र क्या होता है, Al2O3, और वो भी 350 डिग्री सेल्सियस ताप पर, ठीक। तो जब भी हम 350 डिग्री सेल्सियस ताप पर एल्यूमिना पर इस ईथर का वाष्प प्रवाहित करते हैं तो निर्जलीकरण होता है, मतलब जल का अणु यहां से टूट करके अलग होता है। कहीं ना कहीं H यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके जल का अणु बनाते हैं, और जो हमारे पास उत्पाद प्राप्त होता है वो बनता है एथीन। क्या, एल्कीन है। एल्कीन में जैसे आप इसके जगह दूसरा भी आप यूज कर सकते हैं यौगिक, लेकिन आप निर्जलीकरण में इतना ही समझो काफी है, ठीक। चलिए, उम्मीद करता हूं जितने भी रासायनिक अपक्रिया करा रहा हूं वो आपको विधिवत समझ में आ रहा होगा। जो भी आपके सिलेबस में भाई साहब वो चीज मैं करा रहा हूं, ताकि आप लोगों को दिक्कत भी ना हो सके और आप समझ भी सके। अगला नंबर है एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया। एसिटिल क्लोराइड भाई ईथर के साथ क्रिया करेगा बच्चों। कुछ बच्चे तो यहाँ तक पहुँचते ही नहीं होंगे, बोलेंगे यार सर बहुत है, 3-4 पढ़ लिए बहुत है, जबकि ये पता नहीं कि कहाँ से क्रिया दे दे। ईथर की क्रिया एसिटिल क्लोराइड से कराना है, और हम तो ईथर बता दिए हैं, कोई भी ईथर ले सकते हैं भाई साहब अपने मनपसंद का, और हम लेते हैं डाई एथिल ईथर। C2H5O है तो C2H5, ये डाई एथिल ईथर है बच्चों। इसकी क्रिया हम एसिटिल क्लोराइड से कराएंगे। CH3COCl, कुछ नहीं, अब इनमें तोड़ना होगा, चाहे इसको यहाँ से तोड़ दो और इसको यहाँ से तोड़ दो, तो क्या बनेगा,
अच्छा, इसका ये भाग C2H5 जो है, क्या इसको जो ये आपका बन जाएगा C2H5 क्लोरीन को उठाएगा, तो ये आपका क्या बन सकता है बताओ? इसका नाम है एथिल क्लोराइड। क्या? एथिल क्लोराइड। और प्लस का बच्चों यहाँ पर हमारे पास क्या है? C2H5 है, सही है। और यहाँ पर हमारे पास, वाह यार, CH3CO है। तो ये O है, C है और CH3 है। ठीक, अब ये क्या बन गया? इसका नाम है एथिल, इसका नाम है एसीटेट। तो एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट बना लिया बच्चों। क्या? एथिल एसीटेट। ठीक, तो जब भी हम ईथर की क्रिया किससे कराते हैं? एसिटिल क्लोराइड से कराते हैं, तो एस्टर बनता है। ये एस्टर ही हमारा मिल गया, सिंपल है। हम एक एक अपक्रिया करा दे रहे हैं, कहीं आपके एग्जाम में आ गया तो फिर कहोगे सर नहीं कराया था, तो क्या करें? तो ये हमारा भाई साहब क्या हो गया? एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया। जब भी हम एसिटिल क्लोराइड के साथ ईथर की क्रिया कराते हैं तो एस्टर का निर्माण होता है। अगला नंबर अपचयन है भाई साहब की ईथर का अपचयन कराएं। अपचयन का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन का जुड़ना। जितना चाहे आप हाइड्रोजन जोड़ सकते हो, हाँ, अपचायक उपस्थित होना चाहिए। तो अपचयन में हम हाइड्रोजन जोड़ेंगे, मनचाहा जितना भी जोड़ सकते हो। तो डाई एथिल ईथर ले लेते हैं, C2H5OC2H5, ये डाई एथिल ईथर है। इसका अपन क्या पढ़ेंगे बच्चों? अपचयन पढ़ेंगे। तो अपचायक हमारे पास होना चाहिए, जितना चाहे हाइड्रोजन जोड़ना है तो जोड़ सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे H2 लिख देता हूँ, मुझे जितना बच सकता पड़ेगा मैं ले लूँगा। जैसे मैं अपचायक ले लेता हूँ, निकेल भी ले लो आप, लाल फास्फोरस और इसके साथ आप हाइड्रोजन आयोडाइड, ये दोनों आपस में है ना कंपाउंड के रूप में होते हैं, तभी ये अपचायक का काम करते हैं। अपचायक मतलब दूसरे को अपचयित कर दे, खुद ऑक्सीकृत हो जाए। तो यहाँ पर भाई साहब यदि एक हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ दो तो ये बनाएगा C2H6। यहाँ पर भी हमारा एक हाइड्रोजन, तो 2 C2H6 बन जाएगा। अब देखो ऑक्सीजन है तो अकेला तो रहेगा नहीं, तो H2O, तो एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन एक यहाँ, और 2 हाइड्रोजन मान लीजिए पानी के साथ, तो कुल मिलाकर के 4 हाइड्रोजन, तो 2H2 कर सकते हैं। ठीक, या आप 4H लिख सकते हो। तो जब भी हम अपचयन कराते हैं किसका भाई साहब? ईथर का, तो ये किस में बदलता है? एल्केन में बदलता है। किस में बदलता है? एल्केन में बदलता है। चलो अगला अपक्रिया करा दो, एक आध और अपक्रिया का एग्जाम्पल ले लो, हो सकता है एक में काम ना चले। जैसे यहाँ पर ले लेता हूँ CH3 और ऑक्सीजन है यहाँ पे CH3। अब बच्चों इसकी क्रिया हम अपचयन करा रहे हैं, मतलब H ले लेते हैं, जितना चाहे ले लेंगे, और हम लाल फास्फोरस का प्रयोग कर ही रहे हैं प्लस HI। तो इन कंडीशन में क्या होगा? ये हमारे पास H है ना, H हाइड्रोजन है भाई साहब, तो एक H यहाँ एक H यहाँ, मतलब 4H लग जाएगा, तो CH4 2 अणु बन जाएगा, और ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके H2O का निर्माण करेगा। इस प्रकार से अपचयन होता है। मतलब हम अपचयन कराएंगे किसका? अपचयन कराएंगे यदि ईथर का, तो अपचयित होकर के वो क्या बनाता है बच्चों? वो बनाता है आपका एल्केन। एल्केन के भाई चाहे 1 कार्बन का हो, चाहे 2 कार्बन का हो, चाहे 3 कार्बन का हो, जब भी हम इसका अपचयन कराएंगे तो हमेशा वो एल्केन में परिवर्तित हो जाएगा। तो ईथर का अंतिम रिएक्शन है आज के इस लेक्चर का भी, और ईथर की रासायनिक अभिक्रिया में भी। ईथर की जितनी भी रासायनिक अभिक्रिया हैं भाई, जितना मैं करा रहा हूं उतना तो कर लो आप, काफ़ी है। HI के साथ क्रिया कराएंगे, जो बचेगा तो लास्ट में एग्जाम के टाइम में अपन क्वेश्चन के रूप में कैसे क्वेश्चन आते हैं भाई, अभी तो हम पूरा पढ़ा रहे हैं। जब एग्जाम आता है हमारा MP बोर्ड का या किसी भी बोर्ड का, तो जब हम एग्जाम के हिसाब से पढ़ाते हैं तो क्वेश्चन के आधार पर पढ़ाते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा और उसका सोल्यूशन क्या होगा। चलिए बच्चों, HI के साथ क्रिया कराना है आपको, मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ क्रिया कराना है किसका? ईथर का क्रिया कराना है। ठीक है, तो चलो आप क्रिया कराई दो। इसका थोड़ा सा आप हिंदी भी लिख सकते हैं कि सांद्र HI के साथ जब हम ईथर को गर्म करते हैं तो एक अणु हमारा एल्किल आयोडाइड तथा एक अणु एल्कोहल में परिवर्तित होता है। अब इसको तभी समझ पाओगे जब इसका रिएक्शन करेंगे। तो चलिए रिएक्शन कराते हैं अपन। तो किससे क्रिया कराएंगे? HI के साथ। जैसे हम यहाँ पर मान लीजिए CH3 है और ऑक्सीजन है C2H5 है, इसकी क्रिया HI के साथ कराते हैं। सिंपल है। देखो जो हमारा छोटा समूह है वो आयोडाइड बनाएगा, मतलब CH3 छोटा है C2H5 से, तो यहाँ पर हो जाएगा CH3I और H इसके साथ जोड़ दो तो C2H5OH। बस यही तो है। कितना टेम्परेचर होना चाहिए? 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। अब यदि सेम हो जाए CH3O CH3 और इसकी क्रिया HI से कराओ तो फिर इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं। ठीक है, बस एक को I दे दो और एक को भाई
OH दे दो, क्योंकि हमारे पास एक ऑलरेडी H रहेगा, जैसे यहाँ पे तोड़ दो इसको, यहाँ पे इसको तोड़ दो, तो ऐसा कंडीशन हो जाएगा। ठीक, HI के साथ क्रिया करा के हम यहाँ पर C2H5 का भी प्रयोग कर सकते हैं, डाई एथिल ईथर। बोलोगे हर बार सर इसको लिए, इस बार आप नाइंसाफ़ी कर दिए, CH3 को ले लिए, तो C2H5 ले लेते हैं। और भाई साहब टेम्परेचर तो वही रहेगा 100 डिग्री सेल्सियस, तो C2H5OH और एक बन जाएगा C2H5, हमारे पास I है तो I बन जाएगा। सिंपल है, तो एक इधर जोड़ दो, सिंपल। ठीक है, HI के साथ बहुत सारे रिएक्शन है, एक रिएक्शन नहीं भाई साहब, बहुत सारे रिएक्शन आप जोड़ सकते हो। इनका नाम आप लोग सब जानते होंगे, जैसे एक कार्बन है तो इसका हो जाएगा एथिल एल्कोहल, 2 कार्बन तो मेथिल एल्कोहल। ठीक है, ऐसा ही यहाँ पे जैसे आपका हो जाएगा मेथिल आयोडाइड, एथिल आयोडाइड, ये सब नाम पता होना चाहिए। हालांकि जो क्रम से देख रहा है उसको कोई संशय ही नहीं है, सब आसानी से समझ में आ रहा है और बेहतर रूप से सीख रहे हैं। और इसी प्रकार से हम और ऐसे लेक्चर लाते रहेंगे, जितना लेक्चर कराता हूँ उतना आप करते जाओ, आपके बुक्स में भी है, इतना यदि आप प्रैक्टिस कर लेते हैं हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आ जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें। इसका हैंड रिटन नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9685299149 पर। हैंड रिटन नोट्स मात्र 100 रुपीज़ में आपको दिए जाते हैं। मिलते हैं वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।